हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन फेस जो 12 के अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, आज लास्ट डेट है सिलेक्शन फेस 12 के एग्ज़ाम फॉर्म की। वैसे तो लास्ट डेट 18 तारीख थी, बट डेट एक्सटेंड कर दी थी कि बहुत से लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही थी, तो डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो आज लास्ट डेट है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप आज रात तक शाम शाम तक फॉर्म भर सकते हैं। वैसे आज साइट तो बहुत बिजी रहेगी, बट कोशिश करके देख लेना। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, रिज़ल्ट कब तक आता है। दोस्तों कि सिलेक्शन फेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। डिफरेंट टाइप के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो भी वैकेंसी खाली होती है उसको फिल करने के लिए ये 3 तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल का, एक 12th बेस पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। मैक्सिमम जो यहाँ पे पोस्ट आती हैं वो डिफरेंट टाइप की क्वालिफ़िकेशन मांगता है और साथ में एक्सपीरियंस मांगता है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं और इसी कारण इसका कट ऑफ भी कंपैरिजन टू अदर एसएससी एग्ज़ाम बहुत कम जाता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आप क्वालिफ़िकेशन सही साठ है आपकी, तो आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ाम। और बात करें कि इसमें अगर आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें आप जितने फॉर्म चाहते हो उतने भर सकते हैं। यह है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको हर पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, और आप गर्ल्स ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो आप फ्री में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जितनी पोस्ट आपको फिल करना है, जिस रीज़न से आपको फिल करना है। बात रही अगर आप 10th बेस पे अगर इसका फॉर्म भरते हो और एक से ज़्यादा पोस्ट भरते हो, मान के चलिए आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे 3 या 4 या 5 जितनी भी पोस्ट आपने भरा हो उसका कितना एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपने 4 5 जितने भी आपने मैट्रिकुलेशन लेवल पे जिसमें किसी टाइप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है और पर्टिकुलर उस पोस्ट में उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मांगा है, तो ये तो अच्छी बात है। बट हाँ, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है और आपने सिर्फ 10th लेवल पे भरे हो तो आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। वो चाहे आप एक पोस्ट भरो चाहे 10 पोस्ट भरो, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अगर आपने तीनों फॉर्म भरा है 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपका तीनों अलग अलग एग्ज़ाम होगा। एक ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, एक 12th लेवल पे एग्ज़ाम होता है और एक 10th लेवल पे होता है। तो इस तरह आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं और तीनों एग्ज़ाम की टाइमिंग अलग होती है। कुछ जगह ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की टाइमिंग तो अलग रहती है, पर सेंटर 10th वाला सेंटर कुछ और रहता है, 12th वाला सेंटर कुछ और रहता है। तो ऐसी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, बट अभी चीज़ें ठीक हो रही है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपका वही रहता है, टाइमिंग वही रहती है, तो आप अलग अलग टाइम पे तीनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात रही इसके रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट इसका 2 से 3 महीने के लगभग टाइम पीरियड पे आ जाता है। बट इसका रिज़ल्ट जब आता है तो उसके बाद स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगना होता है वो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होता है, जिस भी आपका सिलेक्शन जिस रीज़न से हुआ है उसके हेडक्वार्टर में। वहाँ से फिर उसके कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आता है स्क्रूटनी का, DV में आपको बुलाया जाता है। कुछ रीज़न का 2 महीने 3 महीने और कुछ रीज़न का 6 महीने साल भर भी लग जाता है रिज़ल्ट आने में। ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिनका रिज़ल्ट साल साल से ज़्यादा हो जाता है, नहीं आता है। ऐसे ही मैंने अभी 2023 में सिलेक्शन फेज 11 का फॉर्म भरा था और मैंने एक ही पोस्ट भरा था NR रीजन की 30-223। उसका रिज़ल्ट आया था, स्क्रूटनी का कट ऑफ गया था लगभग OBC कैटेगरी का 143 और मेरे 139 मार्क्स थे। और 139 मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तभी मेरा स्क्रूटनी के लिए नाम आया। आप कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ कितना नहीं हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो मार्क्स आते हैं फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही आपके मार्क्स पता चलते हैं। कुछ रीज़न में स्क्रूटनी के रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट आता है और जो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसके मार्क्स में 15-20 नंबर का भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, और कुछ रीज़न में आपको 4 नंबर 5 नंबर का भी फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए इसका कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कि आप किसी भी, जैसे SSC CGL CHSL MTS हो गया, इनके कट ऑफ तो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, इनकी हार्डनेस कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। पर ये सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि किस रीज़न से कितना नंबर इंक्रीज़ हुआ है, कितना नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसके लिए आपको फाइनल रिज़ल्ट का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने अभी 30-223 मैंने बताया NR से भरा हूँ, उसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है कि क्या ही है। स्क्रूटनी के लिए मैंने डॉक्यूमेंट तो भेजा था बट उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट होता है, आपको बुलाएंगे हेडक्वार्टर, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट बनता है। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें वेटिंग लिस्ट आती है और इसमें एडिशनल रिज़ल्ट भी आते हैं। तो अगर कोई बंदा, मतलब कि कोई स्टूडेंट सिलेक्ट
कोई ज्वाइन नहीं करता है तो आपको मौका मिलता है अगर आपके मार्क्स कम है, इसलिए इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो कम ज़्यादा होता रहता है। बाकी एसएससी की किसी भी पोस्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, जिससे पोस्ट तो ख़राब होती ही है और बच्चों की मेहनत भी, जो तैयारी करता है, जो 1-2 नंबर से ले जाता है, उसकी मेहनत भी ख़राब होती है। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ का जो प्रोसेस है बहुत लंबी है, तब तक बहुत सारे एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, उसका रिजल्ट देके ज्वाइनिंग भी करा देता है और स्टेट के एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो दूसरे एग्ज़ाम में ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे इनकी पोस्ट खाली हो जाती है। तो जो लोअर लेवल के हैं, जो कम जिनके नंबर हैं, उनको भी चांस मिलता है। तो हाँ, ये है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में पेशेंस के बिना आप लगभग समझ लिए फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है इसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। फिर रिज़ल्ट देता है तो उसके 6 महीने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके साल भर बाद रिज़ल्ट होता है। तो मान के चलिए 2-3 साल तो आपका सिलेक्शन फेज़ में जाता ही है। कुछ रीज़न में प्रोसेस तेज़ भी है, तो वहाँ पे आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरी प्रोसेस देखने को मिल सकती है। बट कुछ रीज़न, जैसे एनआर हो गया, एनआर रीज़न सबसे मैं बोलूँगा कि रस्ट रीज़न है, क्योंकि यहाँ की प्रोसेस बहुत स्लो है और ये स्लो प्रोसेस होने से कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिलता है, कुछ लोगों को नुकसान भी मिलता है। तो सबकी अपने अपने ओपिनियन है, जैसा जिसको सही लगता है। आपने अगर फॉर्म जिस भी रीज़न से भरा है, तैयारी कर रहे हो आप, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इसके रिज़ल्ट को लेके ये नहीं मत रही है कि इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। आपको कम से कम पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको तैयारी करते रहना है और भी एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करना है, उसमें सिलेक्शन लेना है। किसी में सिलेक्शन फेस आप अपना एज अ बैकअप ले सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके बारे में। तो दोस्तों, ये थी NR 30-223 पोस्ट, जो कैंटीन अटेंडेंट की थी, जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे थी, जिसकी टोटल वैकेंसी 31 थी। जनरल की 15 थी, ओबीसी की 8 थी और बाकी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। तो इसका कट ऑफ लगभग 143 गया था और मेरे 139 मार्क्स थे। तो ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हुए होंगे, जिससे मैं इसकी स्क्रूटनी के लिए क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट भेजा था। अब वो डॉक्यूमेंट के बाद जो भी है प्रोसेस आगे की, वो अभी कुछ भी नहीं हुई है। रिज़ल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिज़ल्ट। तो मान के चलिए कि अभी बहुत लंबा टाइम मेरे को और वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे को नहीं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो एनआर रीज़न में अभी भी वेट कर रहे हैं, फेज़ 9 तक के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। फेज़ 10, फेज़ 11, ये तो फेज़ 12 है। तो आप मान के चलिए 2024 है, 2026-27 लग जाएगा ये फेज़ 12 के रिज़ल्ट पूरे क्लियर होने में। तो यही बताना था मुझे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।